बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस बात को देखेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है तो उसके भी बाकी जो सोर्सेज किस किस अंदाज से हम मैग्नेटिक फील्ड किन किन सोर्सेज से हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले अगर हम देखें तो वो ये है कि हमारे पास अगर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे हमें मालूम हो गया था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली वो करंट की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जब हमारे पास किसी भी कंडक्टर में करंट चेंज होता है तो उस केस में फिर हमारे पास बल्कि करंट अगर हमारे पास किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो उसके कंडक्टर के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसी चीज़ को सामने रख के दो साइंटिस्ट थे, बियो एंड स्वायर। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, इनके नाम को आप जिस तरह से भी प्रोनाउंस करना चाहें। इन्होंने ये किया कि एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव किया और मैथमेटिकल जो है ना वो कैलकुलेशन जो मैग्नेटिक फील्ड की थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। सो अब उन्होंने ये बात बताई इस फार्मूले को जो ड्राइव करने में कुछ पॉइंट थे वो ये थे कि हमारे पास उस फार्मूले को हम एनालाइज करें तो वो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डी बी है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत मतलब एक स्मॉल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड किस स्मॉल पोर्शन की एक करंट कैरिंग वायर के स्मॉल पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारे पास वो परपेंडिकुलर होती है बोथ टू डी एस डी बी। वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है डी एस के विच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब ये जो डी एस है ये करंट की डायरेक्शन की तरफ जो है वो हमारे पास पॉइंट आउट कर रहा होता है एंड टू द यूनिट वेक्टर आर डायरेक्टेड फ्रॉम डी एस टूवर्ड पी। और दूसरा ये परपेंडिकुलर होती है यूनिट वेक्टर आर के। अब जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आर होता है ये हमारे पास ये पॉइंट आउट कर रहा होता है उस पॉइंट पी तक जिस पॉइंट पी के ऊपर हम फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो लेट से कि हमारे पास ये अगर एक वायर है तो अब इसमें हम यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर या इस पी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम अपनी फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास डी बी हो गई वो परपेंडिकुलर होगी इन दो वेक्टर्स के, इस वेक्टर के, ये जो हमारे पास एक वेक्टर है इसके, और दूसरा ये जो हमारे पास ये जो डी एस वेक्टर है इसके, ये जो फील्ड डी बी होगी ये परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट थिंग जो इसमें है द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम डी एस टू पी। तो अब ये जो डी बी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर के हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि आर स्क्वायर के डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम डी एस टू पी। अब इस जो आर है ये यहाँ से इस पॉइंट तक का पी तक का डिस्टेंस है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। जो मैग्नीट्यूड है डी बी का वो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप करंट को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के गिर्द या करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द बनती जाएगी। सो द मैग्नीट्यूड डी बी इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर डी एस एंड आर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा की, क्योंकि आपको पता है क्रॉस में हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे। ओके सो ये हमारे पास जो है ये बियो स्वायर लॉ, इसकी ये एक मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें जो हमारे पास म्यू नॉट है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो 4 पाई 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर जी। सो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, ये एक जो है हमारे पास छोटे से पोर्शन के लिए और वो छोटा सा पोर्शन हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा पोर्शन वायर का, उसके लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो वो ये है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप टोटल इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप जस्ट उस जो आपके पास स्मॉल पोर्शंस हैं उनको आप इसके ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ये फील्ड इसकी उस मतलब पूरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल को अगर हम देखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ थिन स्ट्रेट कंडक्टर, कंसिडर थिन स्ट्रेट वायर a finite length carrying a constant current I and placed along the x-axis as shown in figure 30.3 and determine the magnitude and direction of magnetic field at point P due to the current। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक थिन वायर है और इसमें हमारे पास ये आई करंट इस तरफ हमारे पास फ्लो हो रहा है। ये हम इसको एक्स एक्सिस के तौर पे ले लेते हैं, हम इस एक्सिस को वाई एक्सिस के तौर पे ले लेते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पॉइंट पी के ऊपर इस वायर की वजह से, इस पूरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी के ऊपर है वो हम इसको फाइंड कर लें। हमारे पास ये जो आर है ये डिस्टेंस है इस पॉइंट पी तक, और ये जो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है। इन द सेम वे डी एस की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास इस तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप इसको कह सकते हैं। और जो हमारे पास हम इस वक्त डी एस ले रहे हैं वो हमारे पास ये हम अगर आपको इस पूरे को अगर यहाँ पे हाफ ले रहे हैं तो ये एक्स है यहाँ तक, और ये जो हमारे पास छोटा सा पोर्शन होगा आप इसको डी एक्स का नाम दे सकते हैं, ये डी एस का मैग्नीट्यूड होगा जो हमने यहाँ पे इसको एस लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये एक एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा भी बना रहा है जिसको हमने देख लिया। हमें ये बात पता है कि डी एस क्रॉस आर जो हमारे पास इवेल्युएट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वायर्स वाल। अब इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लेना और इसको हमने देखना है कि ये कैसे है। डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर और इन द डायरेक्शन ऑफ के। अब ये देखिए कि एस हमारे पास जो है वो आप यहाँ पे ये इन द डायरेक्शन ऑफ, अब आपके पास जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो के अलांग बनेगी। उसके बाद अगर ये देखें कि डी एक्स साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, अब जो आपके पास साइन है वो आप जो लेंगे वो हमारे पास जो है ना वो पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू जो है वो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अगर आप थीटा मतलब कि माइनस कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। और इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ के एंड दैट इज इक्वल टू डी के कॉज ऑफ थीटा, डी के कॉज ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास यहाँ पे के यूनिट वेक्टर है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने जस्ट इसका ये जो वैल्यू डी एस क्रॉस आर है इसको आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की ये चीज़ सारी की सारी मिल जाएगी। और फ्रॉम द ज्योमेट्री इन फिगर 30.3 ए एक्सप्रेस आर इन टर्म ऑफ थीटा, अगर आप आर को थीटा की टर्म में डिफाइन करना चाहें इस फिगर से तो आप इसको लिखेंगे कि ये आपके पास अगर ये हमारे पास एक आर है तो आर इज इक्वल टू, अब आप अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो ये हमारे पास थीटा है तो कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर ये हमारे पास बेस हो जाएगी और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर आप उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहें, अगर मैं इसको यहाँ पे खैर लिख देता हूँ, सो हमारे पास कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए ओवर आर, ये इस तरह से हमारे पास कॉस ऑफ थीटा से यहाँ पे आपको थीटा मिलेगा तो ये ए ओवर आर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो जस्ट हमने इसकी आर की वैल्यू निकाली, आर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको हमने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया कॉस थीटा को, लिहाजा हमारे पास आर इज इक्वल टू ए ओवर कॉस ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो नोटिस दैट टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए फ्राम right angle in the 30A. The negative sign is necessary because ds is located at the negative value of x and solve for x। अब यहाँ पे हमें ये देखें कि अगर आप सी वैल्यू से अगर आप टेन थीटा निकालना चाहें तो थ्रू प्रॉपर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है तो ये एक्स ओवर ए के बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये है कि एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे माइनस साइन लिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो हिस्सा है ये पोर्शन है ये लाई कर रहे हैं नेगेटिव एक्स पे, लिहाजा हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इसके लिए यूज़ कर देंगे, लिहाजा x इज इक्वल टू माइनस ए टेन ऑफ थीटा, ये हमारे पास इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप x को dx लेना चाहें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने जो यूज़ करना है, अब आप इसको dx ले लें तो ये अगर आप dx लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा e माइनस ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। जस्ट ये सिंपल आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना और आपको डी एक्स ओवर डी थीटा आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। इन द सेम वे
आप यहाँ पे डी एक्स और डी थीटा लेंगे, दोनों तरफ आप डी थीटा के साथ इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक आंसर आ जाएगा माइनस ए सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव होता है, और ये जो डी थीटा यहाँ पे होगा वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ तो ये बेहतर होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा द सेम वे इज इक्वल टू माइनस ए तो कांस्टेंट है उसको फिर बाहर लिख लेते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा इस तरह से। तो आप इस तरह से इसको मतलब कि टेन थीटा को लिख सकते हैं। लिहाजा इस तरह से ये सब ये टी है आपके पास, इसको अगर टी के तौर पे लिख सकें तो ये टी है। सो टेन ऑफ थीटा हमारे पास, तो ये दोनों तरफ हमने जस्ट थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया और उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो एट दी एंड हमें जो डी एक्स का आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। सो अब ये देखिए कि अब म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए डी थीटा ओवर कास स्क्वायर थीटा, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा ले लिया था। अब ये डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी है, म्यू नॉट आई ये डी एक्स की जगह हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद आप ये देखें कि कास स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो कास ऑफ थीटा है, ये भी हमने आई थिंक की वैल्यू पुट कर दी है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये आपके पास जो 2 और 3 इक्वेशन है आपने आर की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे पुट कर दी। 2 और 3 इक्वेशन है, इसको आपने अपनी इस इक्वेशन के अंदर सॉरी 1 के अंदर, इस इक्वेशन 1 के अंदर आपने इसको पुट कर दिया, और ये जस्ट आपके पास आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है, और आर स्क्वायर है क्योंकि तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और कास के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये कास थीटा तो इससे पहले भी यहाँ पे मौजूद था, तो वो इसी तरह से यहाँ पे मौजूद है। लिहाजा उसके बाद अगर आप इसको देखें तो माइनस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए कास ऑफ थीटा डी थीटा, ये हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये कास थीटा कास के थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक ए भी ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एक ए रह जाएगा, और उसके बाद ये जो कास थीटा ये है ये हमारे पास रह जाएगा, और साथ में आपके पास जो ये डी थीटा है ये भी हमारे पास मौजूद है यहाँ। लिहाजा अब अगर आप इसको देखें तो आपने ये एक स्मॉल पोर्शन के ऊपर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने फाइंड कर लिया, और उसका फार्मूला आपके पास यहाँ पे ये बनता है। अब आपका काम ये है कि आपने पूरे की पूरी जो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने फाइंड करनी है। लिहाजा आप जस्ट ये काम करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू नॉट आई और 4 पाई ए सेम है, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन लेंगे काज ऑफ थीटा डी थीटा के ऊपर। जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, अब ये देखिए कि इसकी जो लिमिट्स हैं ये हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 के रिस्पेक्ट से लिए। अब ये थीटा 1 थीटा 2 के, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसको थीटा 1 लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपने थीटा 1 ले लिया, और यहाँ तक ये जो आपके पास ये एंगल बन रहा है इसको आपने थीटा 2 ले लिया। मतलब जब आप इसको थीटा 1 से ये थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ का ये पोर्शन आपके पास आ जाएगा, और ये जितनी बड़ी वायर होती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली ये थीटा की वैल्यू भी आपके पास ग्रेटर होती जाएगी। लिहाजा इस पूरी लिमिट के अंदर पूरे लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस पूरी के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। लिहाजा उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये काज ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा होती है, और जस्ट उसके बाद जब आप इसको लिमिट्स पुट करेंगे तो साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपके पास जो चीज़ है ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। सो उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा पोर्शन है, इसको भी हम देख लेते हैं, और वो ये है कि जो इनफाइनाइट जो हमारे पास अगर आपके पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत ही बड़ी वायर है और इनफाइनाइट वायर है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फार्मूला आपके पास जो होगा वो ये फार्मूला बनेगा। अब ये फार्मूला हमारे पास क्यों बन रहा है, अब इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि लेट्स से कि हमारे पास ये वायर अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो हम इसको ज़ाहिर है अब इसको अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और इसको हम देखना चाहें तो हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे। इसी तरह अगर आपकी वायर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। इन द सेम वे और बड़ी हो जाएगी तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, इसी तरह और बड़ी हो जाएगी तो आप इसको इस तरह से देखेंगे। और अब आप ये देख रहे हैं कि इसको इंक्रीज करने से जो आपका जो एंगल है, इसकी वायर की लेंथ को इंक्रीज करने से जो एंगल है वो भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
और एक वक्त आएगा कि अगर आप इसको इनफाइनाइटली लार्ज कर देंगे तो आपको इसको देखने के लिए आपको मतलब कि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर आप साहिल समुंदर पे जाते हैं तो वहाँ पे ये होगा कि आपने अगर दूर अगर आप अपने पाँव में जो पानी है उसको देखना चाहें तो आप नीचे की तरफ देखेंगे, अपने पाँव की तरफ देखेंगे। थोड़ा सा दूर समुद्र के अंदर देखना चाहें तो आप थोड़ा सा अपना सर ऊपर करेंगे। और अगर आप और दूर देखना चाहते हैं थोड़ा सा सर आपको और ऊपर करके उसको देखना पड़ेगा। और अगर आप उस आखिरी किनारे को देखना चाह रहे हैं तो आप ये काम करेंगे कि आप अपना सर बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और आपको वो स्ट्रेट करने से वो आपका आखिरी किनारा जो समंदर का जो आपके विजिबल रेंज के अंदर है वो आपको बिल्कुल सर को सीधा करने से नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत दूर देखना चाह रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हैं और देखना ज़मीन को ही चाह रहे हैं, देखना अपने फुट लेवल जिसको आप जहाँ पे खड़े हैं उसी लेवल को देखना चाह रहे हैं, फिर भी आपको 90 डिग्री तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब कि वो जो मैक्सिमम जो उसकी रेंज होगी वो आपके पास 90 डिग्री होगी। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 90 डिग्री से अबव हम ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दें तो फिर हमें जो है ना वो सूरज साहिल का आखिरी किनारा नजर आए, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम आप 90 डिग्री तक देख सकते हैं। डेट्स वाई आपने ये यहाँ पे आपने जो थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू है ये आपने यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दी है जो कि आपके पास होती है सॉरी आपने यहाँ पे जो वैल्यू पुट की है वो पाई/2 180 डिग्री पाई जो है 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 जो 90 डिग्री आपके पास होता है वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। जब आपने ये पुट कर दिया तो उस केस में फिर ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो आपको ऐसे इस तरह से तो इसका जो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा वो 1 है। और ये जो -पाई/2 ज़ाहिर है एक तरफ अगर आप यहाँ पे एक तरफ आप +पाई/2 लेते हैं दूसरी तरफ आपको माइनस लेना पड़ेगा, एक तरफ माइनस लेते हैं दूसरी तरफ। अब आपने यहाँ पे जो है वो थीटा 2 को हमने -पाई/2 के तौर पे ले लिया। तो अब ये हुआ कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो 1 - 1 साइन ऑफ पाई/2 जो होता है वो 1 होता है। 1 - 1 माइनस प्लस वन क्योंकि -पाई/2 का -1 आ जाएगा तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा =2 आ जाएगा। तो उसको जस्ट आप थोड़ी सी कैंसिलेशन करेंगे, इस पर 4 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। और ये इनफाइनाइटली लार्ज वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उसका फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है। इसको आपने एज एन असाइनमेंट के तौर पे करना है। इसको जस्ट मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ और उसके बाद हम इसको और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वायर है, ये सर्कुलर वायर है, इसकी भी आपके पास ये एग्जांपल है। इसको भी आपने असाइनमेंट के तौर पे करना है। आप इसको खुद से सॉल्व करें, ये आपके फाइनल के पेपर में भी ये आ सकती है, लिहाजा इसको आप खुद से सॉल्व करनी है आपने। लिहाजा अब अगर आप इसको यहाँ पे देख लें तो अब ये देखिए कि ये जो हमारे पास ये जो पोर्शन है इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी। आपके पास ये जो दूसरा पोर्शन है ये हमारे पास जो दो पोर्शन हैं इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट के ऊपर नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है जिसको आप BS की या DR की डायरेक्शन कह रहे हैं ये दोनों आपके पास पैरेलल आ रहे हैं। जब ये पैरेलल आ रही होंगी तो उनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस पॉइंट O के ऊपर जनरेट नहीं होगी। जबकि हमारे पास ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट O के ऊपर हमें मिलेगी, मतलब कि इसकी वजह से जनरेट होगी। जनरेट आल दो कि हमारे पास यहाँ पे इसकी वजह से भी होगी लेकिन हमें इस पॉइंट O के ऊपर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं हो सकेगी। लिहाजा उसकी कोई कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास इनकी वजह से इन वायर की वजह से होगी उसकी कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O के ऊपर नहीं होगी। लिहाजा सिर्फ सर्कुलर जो पोर्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। जस्ट आपने इसको बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह आपने थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपके पास जस्ट ये एक इंटीग्रेशन है जो आपके आपने DS के ऊपर करनी है और आपको एट द एंड इसका आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद ये आपके पास एक व्हाट इफ़ भी है कि अगर आप ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो फिर क्या होगा, इसको भी आपने देखना है। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप करंट लूप। इसको सर्कुलर लूप की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह से होती है वो भी आपने इसको देखना है। और इसको अगर आप थोड़ा सा मतलब कि ये आपकी बिल्कुल आइडेंटिकल हैं जो आपने इससे पहले पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर वायर या इस तरह से जो आपने बहुत सी चीज़ें की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर ऑन द
ऑन अ सिंगल पॉइंट ए और सिंगल पॉइंट बी, समथिंग लाइक दैट। ये वो तमाम टॉपिक्स जैसे पहले हमने टॉपिक्स में किए हैं, ये उसके साथ ही रिलेटेड है। लिहाजा आप इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो हमारे पास जो टॉपिक आता है इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक की वीडियो के लिए याद इतना ही। जो भी आपके पास इन एग्जांपल्स को आप खुद से सॉल्व कर लें ताकि पेपर्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।